खबरें तफसील से। रूस के शहर परम की यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म की फायरिंग से 8 अफराद हलाक जबकि 24 अफराद जख्मी हो गए। परम शहर की यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में इब्तिदाई तौर पर 5 अफराद हलाक और 27 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद दी गई, ताहम मजीद 3 अफराद जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। यूनिवर्सिटी तर्जुमान और पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पूछताछ जारी है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब के 16वें वजीर आला के तौर पर हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज राजभवन में मुनक्किद की गई थी, जहां गवर्नर बनहरी लाल पुरोहित ने चरणजीत चन्नी को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। वहीं सुखचंद्र और ओपी सोनी ने डिप्टी सीएम के तौर पर हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हर्ष रावत समेत कई लीडर मौजूद थे। हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद वजीर आला चन्नी ने सिद्धू और हर्ष रावत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वजीर आला बनाए जाने पर कांग्रेस, सिद्धू और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। हरीश रावत जी ने, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक आम आदमी नू जेड़े कहते फिरते ना आम आदमी आ बैठा आम आदमी, कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नू इत्थे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं। राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है, एक अगांह सोच है, गरीबां दी बांह फड़न वाला बंदा है। मैं उपकार इन्हां दा मोड़ नहीं सकदा। साडे ओ लोग जेड़े गरीबी चों उठ रहे हैं, जेड़े गरीबी चों उठ चुके हैं, जेड़े अंबेडकर दी सोच दे नाल अगे वध रहे हैं, उन्हां दी बांह राहुल गांधी ने फड़ी है। मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं, बेस्ट विशेज उनके साथ हैं। वो एक बड़े दलित समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि पंजाब की जनता की जो समस्याएं हैं, किसानों की, दलितों की, उन सब को वो हल करेंगे। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। आने वाले चुनाव में हम निश्चित तौर से सरकार बनाएंगे, लेकिन पंजाब के हमारे नेताओं को इस तरीके के पब्लिकली बयानात से परहेज करना चाहिए। इससे कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होती है। कांग्रेस पार्टी की हाई कमान का जो फैसला है उसको मानना चाहिए, लेकिन इस तरीके के लगातार बयानात देना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, उससे चुनाव पर भी असर पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। चरणजीत सिंह की हल्फ बर्दारी के फौरी बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए चन्नी को मुबारकबाद पेश की। पीएम मोदी ने लिखा कि चरणजीत सिंह पंजाब के वजीर आला के तौर पर हल्फ लेने पर मुबारकबाद। पंजाब हुकूमत के साथ पंजाब के अवाम की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। वहीं कांग्रेस लीडर सुनील जाखड़ ने पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हर्ष रावत के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि नवजोत सिंह सिद्धू की क़यादत में इलेक्शन लड़ने वाला बयान हैरानकुन है। इससे मुमकिना तौर पर वजीर आला के इख्तियार को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इस ओहदे के लिए उनके इंतखाब की भी नफी होगी। पंजाब के नए वजीर आला चरणजीत सिंह को बीएसपी सरबराह मायावती ने मुबारकबाद पेश की। साथ ही उन्होंने पंजाब के वजीर आला बनाए जाने पर कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इतने कम वक्त के लिए दलित को वजीर आला बनाया जाना कांग्रेस का सियासी हथकंडा है। श्री चरणजीत सिंह चन्नी को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ।
लेकिन ये बेहतर होता कि यदि कांग्रेस पार्टी पहले ही इनको पूरे 5 वर्ष के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बना देती, किंतु अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। लेकिन इससे ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अकाली दल व बीएसपी के बने गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। वैसे तो सच्चाई ये है कि इनको व अन्य विरोधी पार्टियों को भी मुसीबत में ही या फिर मजबूरी में ही दलित वर्ग के लोग केवल इन्हें याद आते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी जमातें 2022 असेंबली इलेक्शन के लिए कमर कस चुकी हैं। इसी जिम्न में आज रियासती वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि गुज़श्ता 4 सालों में रियासत में एक भी फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमतों में गरीबों के राशन का लूट खसूट होता था, लेकिन अब हर मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुंच रहा है। योगी ने कहा कि उनकी हुकूमत रियासत के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमें चला रही है। जब अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो विकास के लिए समर्पित सरकार बनती है। आज गरीबों को आवास मिल रहा है, हर गरीब को शौचालय मिल रहा है, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है, हर गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल रहा है, हर गरीब को आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा है, हर गरीब को फ्री में राशन मिल रहा है। क्या ये सपा की सरकार के समय में होता था? क्या फ्री में राशन सपा की सरकार के समय मिलता था? क्योंकि वहां पे तो जनता का राशन हड़पने वाले लोग ज्यादा थे। वहां देते कैसे? देखो, हड़पने वाले थे। क्या मोहन जी की सरकार के समय में ये होता था? वहां पे तो हाथी का पेट ही अपने आप इतना बड़ा था कि पता नहीं लगता था कहां जाए। विकास की योजनाएं नहीं हो पाती थी। एमआईएम के सदर और रुकनी पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क के मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश व दीगर रियासतों में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मुसलमानों के जायज हुकूक के लिए जदोजहद कर रही है। एमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। ओवैसी साहब आपको यूपी का रास्ता गुजरात से दिख रहा है। हाँ, यूपी का रास्ता आपको गुजरात से दिख रहा है। नहीं, भारत का हिस्सा है, सब चीज़ भारत में है, तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ पर हमारे कॉरपोरेटर जीते पिछले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में। हम गुजरात की जनता का शुक्रिया अदा करने आए कि उन्होंने हमको अपनी मोहब्बत से, आशीर्वाद से नवाजा, दुआएं दी, और हमारे कॉरपोरेटर्स की काम कैसे चल रहा है उनको एडवाइस करने, उनको प्रतीक से मिलना। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव आइंदा साल होंगे 14 महीने 13 महीने के बाद, तो अतीक साहब भी साबरमती जेल में हैं, तो हम लेटर लिखे सुप्रीडेंट साहब को, वो हमको इजाज़त नहीं दिए। हम आज सुबह में निकलकर जेल को जाकर सुप्रीडेंट साहब से मिलना चाह रहे थे, उनसे पूछना चाहते हैं भाई हमको क्यों रोका जा रहा है, क्या वजह है। तो लोकल पुलिस ने कहा कि आप उधर जा ही नहीं सकते, वरना हम आपको डिटेन कर लेंगे। तो हम बोले ठीक है, छोड़िए। एक मैसेज तो जा चुका है उत्तर प्रदेश में और जनता को भी कि बीजेपी हमको अतीक साहब से मिलने नहीं दे रही है। तो दूसरी जगह दरियापुर में हमारा प्रोग्राम था, वो करके यहाँ पर आए। बाहुबलियों की मदद से आप यूपी चुनाव जीतना चाहते, चाहे अतीक का मामला हो चाहे मुख्तार अंसारी का मामला।
नहीं, मुख्तार अंसारी साहब से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे 37% MLA बीजेपी में जो यूपी में है वो भी बाहुबली है, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने खुद अपने खिलाफ एक केस विड्रॉ कर लिया। वो तो खुद जज एंड जूरी बन गए, एक केस का प्रोसिक्यूशन इजाज़त नहीं दी। और 77 केसेस मुजफ्फरनगर कांड के यूपी सरकार ने बीजेपी के लीडर जिसमें MLAs भी उन पर विड्रॉ कर लिए, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। और ख़ुद बीजेपी के पास जो सांसद हैं माशाल्लाह से उन्होंने क्या क्या बकवास बकी थी। तो ये तो फैक्ट है ना। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप करेंगे तो लोकप्रिय नेता हैं और हम करें तो बाहुबली हो जाएंगे। भाई दोनों को बराबर देखिए आप। योगी कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है वो यूपी में अब से नहीं होगी। देखिए उनके जो बयानात हैं कि ये कहना अब्बा जान, ये क्या मतलब इसका? आप कौन सी कम्युनिटी के बारे में कह रहे हैं और किसको अपील कर रहे हैं? आप क्या पैगाम दे रहे हैं? एनकाउंटर्स होते हैं जिसमें करीब 35-37% तो सिर्फ मुसलमानों को मारा जाता है, और एक अपर कास्ट के बच्चे को गलती से एनकाउंटर होता है लखनऊ में तो पूरे पुलिस के ऑफिसर सस्पेंड कर देते हैं, और वही जेल के अंदर घुस के किसी को मारते हैं, कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश में चलिए आप कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती है ना, तो ये बताइए आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने घर मुसलमानों को दिए? बताइए, हमको बताइए, जगह गांव बताइए और वो आदमी की फोटो डालिए। कितने दिए आप 3-4 साल में? सैंक्शन तो कितने दिए, कितने? फिर आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए कितने स्कूल खोले, तो बोलेंगे हम रिलीजन के नाम पे नहीं खोलते। चलिए फिर अगर वो भी नहीं बता सकते तो फिर ये बताइए कि ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों में 5 और 15 साल के दरमियान में 60% क्यों है? क्या किया आपने इसको रोकने के लिए? 2% खाली ग्रेजुएट होते हैं, क्या किया इसके लिए आपने? तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है यहाँ पर? ये तो आप लोग कर रहे हैं। आप तो एक फियर पैदा करते हैं और वो फियर पैदा करके आप वोट हासिल करना चाहते हैं। ये बीजेपी की ए टीम कब से हो गया? कौन? बीजेपी की ए टीम। अब ये बी टीम हम बोले तो हम कांग्रेसियों को बोले कि हमको बी टीम मत बोलो, ए टीम बोलो। थोड़ा बढ़ाओ ना, हमको थोड़ा वैल्यू बढ़नी चाहिए ना। इतना भी हम गिरे हुए नहीं है, इतना तो गिरे हुए नहीं है भाई। इनकी पार्टी के देखिए, कांग्रेस के कई विधायक गुजरात में जीत कर आए, भाग गए मोदी के पास। हमसे पूछ के गए थे क्या है? और फिर कर्नाटका में भाग गए, चौतरफ भागते हैं। तो इनको अपनी फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ हमको देखते ही उनको लगता है कि भाई लैला आ गई, अब लैला के बारे में बोलते रहो। राहुल ही अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हाँ, राहुल ही अध्यक्ष बनने। अरे भाई वो छोड़िए ना, क्या वो टॉपिक ही क्यों लाते हैं? छोड़िए, क्या करते हैं। गुजरात के कई नेता कांग्रेस के आपके संपर्क में, ये बात भी सही है? नहीं, संपर्क में नहीं। आज हमारे शहजाद साहब मुझसे मिलने आए थे, और क्योंकि NPR NRC के प्रोटेस्ट में उन्होंने काफ़ी मेहनत की, हमारी उनसे बातचीत हुई है। यकीनन अहमदाबाद के मौसम के बारे में बात तो नहीं की, हम बातचीत हुई है, देखिए क्या होता है आगे। आखिरी सवाल, यूपी में शहरों के नाम जो बदले जा रहे हैं उसको लेकर राजनीति शुरू हुई है, चुनाव पास में है, नाम बदल दिए जाते हैं, फैजाबाद का अयोध्या हो जाता है, बाकी नाम बदल जाते हैं। सुनिए, फिरोजाबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 12,000 लोग अस्पताल में हैं, जिसमें से 100 के ऊपर लोग मर गए, जिसमें बच्चे शामिल हैं। नाम बदलने से मौत रुक गई बच्चों की? 100 से ज्यादा बच्चे मर गए फिरोजाबाद में। आप कोई डॉक्टर नहीं देख रहा उनको। तो ये नाम बदलने का सिर्फ इनको एक जुनून तारी है कि नाम बदल दे। अरे भाई काम भी तो करो। कितने लोग बेरोजगार हैं? 33 लाख आपका मंत्री कहता है विधानसभा में, 33 लाख यूपी के यूथ अनएम्प्लॉयड हैं, मंत्री कहता है। ये क्या हुआ? नाम से नाम बदलने से रोजगार मिल गया, स्कूल मिल गया? तो ये इनका ये असल इनका कम्युनल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। बेंगलुरु में हसास जगहों की तस्वीरें लेने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने CCB को दी जानकारी थी कि मुलजिम जितेंद्र सिंह ने अहम दिफाई तंसीबात की तस्वीर ली है और गैर मुल्की एजेंसियों को तस्वीरें साझा की है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वाज़ेह हो कि मुलजिम जितेंद्र सिंह खुद को फौजी ऑफिसर बता रहा था और व्हाट्सएप से पाकिस्तानी एजेंसी से राबिते में था।
कर्नाटक के मैसूर शहर में उर्दू सहाफी पर हमले की सख्त मजम्मत की जा रही है। हमले में जख्मी हुए मोहम्मद सैफदर कैसर और कैमरामैन सईद रियाजुर रहमान निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस मामले में अब तक 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि 16 सितंबर को हिंदू जागरण वेद के कारकुनान ने मोहम्मद सैफदर कैसर और रियाजुर रहमान पर हमला किया था। ये दोनों अफराद हिंदू जागरण वेद के एहतजाज की रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे। सबसे पहले मैंने अपने कैमरामैन रियाजुर रहमान को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैंने उनसे इस बात कैमरामैन को लेकर जब मैंने आगे बढ़कर उनसे बचाने की कोशिश की, तो बजाय उनको अपने आप को रोकने के या पुलिस के पास जाकर ये मामला बताने के, उन्होंने सीधे ही हम पर मारा पीटा शुरू कर दिया, जबकि जिसकी वजह से मेरे कैमरामैन रियाजुर रहमान को नाक से खून बहने लगा। मुझे बहुत सख्ता सा तरे हो गया। इस मामले को लेकर मैं बहुत ही तैश में आ गया। मैंने अपने आप को संभालते हुए दोबारा उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन तमाम एक तरह से मॉब था, कई लोगों का मजमा था जो मुझ पर भी हमला कर दिया। इसके बाद फौरन पुलिस ने वहां पर पहुंचकर बर वक्त हमें बचाया, दोनों को बचाया, जिसके लिए मैं पुलिस का शुक्रगुजार हूँ। मगर इस मामले को मैं बाकायदा तौर पर देवराज पुलिस स्टेशन में FIR कराया हुआ हूँ। बस मैं यही कहूंगा कि हाथियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। 3 लोगों को गिरफ्तार होने की बात सामने आई है। MIM पार्टी ED, CBI जैसे इदारों से बचने के लिए बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। बंगलुरु में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान निजाम फौजदार ने यह संगीन इल्जाम आयद किया है। निजाम फौजदार ने कहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए MIM ने हाल ही में हुए गुलबर्गा, हुबली, बलगाम के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया। MIM असदुद्दीन अवैसी साहब, इनको ना कोई देश की सियासत जरूरी है, ना मुसलमानों की सियासत जरूरी है, ना किसी की तरक्की की कोई फिक्र है इन्हें। आज अवैसी ब्रदर्स और MIM को सिर्फ एक ही चीज की फिक्र है कि हम कैसे बचें। इनका बचने का एक ही मंसूबा है कि बीजेपी के साथ खड़े रहो, उनकी बी टीम बने रहो और वो आपको प्रोटेक्शन देते रहेंगे। आज इनके इलेक्शन लड़ने का एक ही सबब है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वेयर? बीजेपी की ED, IT और हर जो CBI हो सकती है, NIA हो सकती है, इन संस्थाओं से बचने के लिए असदुद्दीन अवैसी और MIM सिर्फ एक ही काम करते हैं कि बीजेपी को कैसे जिताया जाए और कांग्रेस को हराया जाए। जब वो कहते हैं कि कोई मुसलमानों को यहां पे इंसाफ मिला है, आप अगर देखेंगे जब सिद्धरामैया साहब की सरकार थी कर्नाटक में, उन्होंने 3,300 करोड़ का बजट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दिया था। अगर आप आज देखें जिसके साथ MIM खड़ी है, वो जो बीजेपी है, उन्होंने 300 से कम कर दिया है। 90% फंड्स उन्होंने उठा लिया है, खत्म कर दिया है। तो ये कौन से इंसाफ की बात करते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब? इंदौर में अजीबोगरीब मामला पेश आया। एक शख्स की मौत के बाद तनाजा खड़ा हो गया। ड्राइवर की आखिरी रसूमात को लेकर वालिदा और अहलिया में जंग छिड़ गई है। मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखने वाली अहलिया महलूक शोहर को दफनाना चाहती है, तो वही हिंदू खानदान से ताल्लुक रखने वाली वालिदा अंतिम संस्कार के लिए बजिद है। दोनों अपने दावे पेश कर रहे हैं। अहलिया के मुताबिक आधार कार्ड में महलूक का नाम सलीम खान है। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं यूपी की, जहां असेंबली इंतखाबात से पहले ED सरगर्म हो गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में यूपी के सियासी लीडरान अजीम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से पूछताछ करेगा। ये तमाम सियासतदान उस वक्त मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। तीनों लीडरों के बयान ED ने कलमबंद कर लिए हैं। तीनों के बैंक लेन देन की तफसील खंगाली गई है।
जावेद अख्तर हत्या इस मामले की सुनवाई के लिए कंगना रानावत मुंबई की अंधेरी अदालत पहुंची, जहां कंगना की हाजिरी कोर्ट में दर्ज की गई है। मामले की सुनवाई अब 1 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। साथ ही कंगना ने केस मुंतकली की दरख्वास्त दायर की है, जिस पर 15 सितंबर को समाअत होगी। है वो ऑन मेरिट्स है। जो फैक्ट्स है, जो कंगना ने कई दफ़ा मीडिया में भी बोला है, वही चीज़ उसमें है। इसमें हम जावेद अख्तर साहब का जो खुद का वेरिफिकेशन ऑन ओथ है, उस पर हम रिलाई करेंगे, पुलिस रिपोर्ट पे रिलाई करेंगे, जो हमारे ही फेवर में जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि रंगोली का विटनेस स्टेटमेंट तो हुआ ही नहीं था उस टाइम पे भी। अब हम इंसिस्ट करेंगे नए जज के सामने कि वेरिफिकेशन ऑन ओथ विटनेस का लिया जाए, ताकि प्रोसीजरल जो चीज़ें हैं वो फॉलो की जाए और उस हिसाब से केस आगे बढ़े। प्रोसीजर है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का कि अगर आप कोई भी रीज़न की वजह से जज से सेटिस्फाइड नहीं है, आप मुतमईन नहीं हैं उनसे, तब आप मूव कर सकते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। तो हमने वो राइट्स एक्सरसाइज किया है, और ताकि ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कंगना को नहीं आना था आज और कंगना की तरफ से ये कोई बहाना है, इसीलिए कंगना भी आज प्रेजेंट हो गई। तो कंगना का प्रेजेंट होना और उसी टाइम पे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन करना और उसी टाइम पे ये भी बोलना कि मेरा काउंटर केस है मगर मैं आपके पास नहीं चलाना चाहती हूँ, मेरे राइट्स जो है मैं वो भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहती हूँ आपके पास, इससे साबित होता है कि उनको बिल्कुल फेथ नहीं है जज के ऊपर। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के आईनी हुकूक को लेकर बनाए गए पैसा एक्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने एमपी बीजेपी सदर वीडी शर्मा के बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिस पैसा एक्ट का निफाज 1996 में किया जा चुका था, वो बीजेपी के अहद में कैसे निफाज हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी सदर पर आदिवासियों को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि आदिवासियों के हुकूक पर डाका डालने के साथ जंगलात की अशिया का जितना नुकसान बीजेपी सरकारों ने 17 सालों में किया, उतना मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। वहीं बीजेपी सदर वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत ने 1996 में कानून बनाकर फाइलों में बंद कर दिया था। बीजेपी हुकूमत ने न सिर्फ उसका अमली निफाज किया, बल्कि आदिवासियों की हिमाजत तरक्की का खाका तैयार करके उन्हें आगे बढ़ाया। 1996 से लागू था, हमारी सरकार 2003 में बनी। 1996 से 2003 तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट होकर के इस कानून का पालन करने के लिए सक्षम बन सकें। हमने प्रयास किया कि स्कूल बाकी चीजें कि लोग एजुकेट होकर के ये जो कानून पैसा कानून के माध्यम से लागू होंगे, लोग इनका ठीक तरीके से सदुपयोग कर सकें। आज हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान झूठ और भ्रम का पुलिंदा है, और वो इस तरह के बयान देकर आदिवासी समाज को अब और गुमराह नहीं कर सकते। बीडी शर्मा जी को ये बताना चाहिए कि सामुदायिक वन अधिकार उनकी सरकार कब से और कहां से दे रही है। ये तो वन अधिकार कानून का हिस्सा है, एफआरए का हिस्सा है, और जितना एफआरए का नुकसान इस सरकार ने मध्य प्रदेश में विगत 17 सालों में किया है, उसका जवाब क्यों नहीं देते। जो अधिकार पहले से मिला हुआ है आदिवासी समाज को, उसको फिर से दे देंगे, ये संभव होता है क्या। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा ये कौन दे सकता है। ये सिर्फ जो है विश्व की सबसे झूठी पार्टी ही ये काम कर सकती है। अब बात करते हैं कोरोना की, जहां मुल्क में कोरोना के 30,256 नए मामलों की तस्दीक हुई। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 295 अफराद की मौत हुई, जबकि एक दिन में 43,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाबी हुए। मुल्क में कोरोना के 3,18,181 एक्टिव मामले हैं, जबकि मुल्क में अब तक कोरोना से 4,45,133 लोग जान गंवा भी चुके हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक इस 80 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ली है।